कभी कभी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल मार्कशीट में नहीं, यादों में लिखे होते हैं। क्लासरूम सिर्फ पढ़ाई की जगह नहीं होता, बल्कि वो जगह होती है जहाँ दोस्ती की कहानियाँ शुरू होती हैं, सपने जन्म लेते हैं और जिंदगी के सबसे हसीन लम्हे बनते हैं। चौक की खुशबू, बेंचों की वो बातें, दोस्तों की हंसी और टीचर्स की यादें। साल बीत जाते हैं पर दिल ये कहता है कि काश एक बार फिर वही क्लासरूम मिल जाए जहाँ से सपनों की शुरुआत हुई थी। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो पंजाब 90.0 और मैं हूँ आपकी अपनी आरजे अनुषा। मैं हूँ आरजे पलक और आप सुन रहे हैं रेडियो पंजाब 90.0। ये है याद दादा क्लासरूम। उन्हीं रास्तों की कहानी जहाँ से करियर शुरू हुआ पर यादें कभी खत्म नहीं हुई, जहाँ मिलते हैं हम अपने कॉलेज एलुमनाई से और सुनते हैं उनकी रियल अनफिल्टर्ड कॉलेज स्टोरीज। और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर करमजीत सिंह और डॉक्टर मनप्रीत कौर। पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहती हूँ कि आप लोगों को इतने टाइम बाद कॉलेज आके कैसा लग रहा है? ऑनेस्टली बताऊँ तो हमारी जो मेमोरीज थी एक्चुअली जो हमारा बैच था वो 19 से 24 तक था। तो उस बीच कोविड के कारण हम काफ़ी जो लम्हे हैं वो यहाँ पे फील नहीं कर पाए या यहाँ पे एंजॉय नहीं कर पाए। तो हमारे पास बहुत कम टाइम था यूनिवर्सिटी में सारा कुछ एंजॉय करने का, तो एक्सपीरियंस करने का। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं कमी रह गई थी। जैसे हम आज यहाँ पे आए हैं तो हमें कुछ ऐसा लगा कि हाँ यार कि हमारी जो यादें थी, चाहे वो 1-2 साल हमने जो यहाँ पे बिताए, तो वो यादें हमारी ताज़ा हो गई। और जो हमारे यहाँ पे फेवरेट कैफेटेरियाज या जो हमारे एरियाज थे उनको जब हम दोबारा देखा, वहाँ पे चहल पहल देखी, तो वो दिल को काफ़ी सुकून मिला। और ऐसा लगा कि अब हमें दोबारा से कॉलेज में मास्टर्स के लिए एडमिशन ले लेनी चाहिए। मतलब एक तरीके से आपको नॉस्टैल्जिया हिट किया। यस, हाँ जी, कह सकते हैं। तो कभी सोचा था कि लाइफ आज यहाँ तक पहुँचा देगी आपको? एक्चुअली लाइफ हमेशा अनप्रिडिक्टेबल होती है, तभी इसको लाइफ कहा जाता है आई थिंक। और कभी सोचा नहीं था कि यहाँ पे मतलब इतने ओनर के साथ हमें बुलाया जाएगा। इवन हमारी जो सक्सेस स्टोरी रही है, आज मैं यहाँ पे आया, अपनी सक्सेस स्टोरी हमने शेयर की। ओके, तो वहाँ पे भी जो चीज़ें थी वो मैंने अपनी स्टोरी बताई। तो वहाँ पे सारा कुछ जो हमारा था वो एक्सीडेंटल ही था। हमने जो क्लिनिक सेटअप किया, जो हमारी सारी स्टोरी है, वो कहीं ना कहीं एक्सीडेंटली सारा शुरू हुआ। तो आज जैसे हम यहाँ पे आए तो वो भी मेरे लिए टोटली अनएक्सपेक्टेड था, कोई प्लान नहीं था। तो आज आए हैं और हमें काफ़ी अच्छा फील हुआ, नॉस्टैल्जिक फील हुआ, नए नए लोगों से मिलने का मौका मिला, न्यू लिंक्स बने, नेटवर्किंग हुई। तो आई होप कि आगे भी हमारा दोबारा यहाँ पे आना जाना लगा रहे। मैं मैम से जानना चाहती हूँ, मनप्रीत मैम आप बताएं। मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि जो हमारे पुराने टीचर्स थे जो हमें पढ़ाते थे, वो आज कितना प्राउड फील कर रहे थे। जब हम स्टेज पे थे, बता रहे थे कि हमारी जर्नी, वो इतने प्राउड थे कि उन्हें लग रहा था कि हाँ, हमारे बच्चे अब इतना सक्सेसफुल हुए हैं। तो आपके करियर जर्नी में कॉलेज का क्या रोल था? मतलब कॉलेज का एक बहुत बड़ा रोल हम कह सकते हैं, बिकॉज बिना कॉलेज की हेल्प के ना तो आप कोई डिग्री ले सकते हो और ना ही आप किसी फील्ड में एंटर कर सकते हो। सो अभी भी जैसे हमारी डिग्री हुई, यहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे टीचर से हमारी मुलाकात हुई, काफ़ी डिफरेंट रीजन से जो हमारे यहाँ पे टीचर आते हैं, तो डिफरेंट कल्चर्स का हमें थोड़ा सीखने को मिलता है टीचर से। और टीचर्स यहाँ पे काफ़ी फ्रेंडली हैं और काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल भी हैं। और उसके अलावा जो यहाँ पे हमारा जो भी एक्सपीरियंस रहा, लर्निंग का एक्सपीरियंस रहा, वो काफ़ी अच्छा था। उसी की बदौलत हमें आगे यहाँ पे हमारा जो पोर्टफोलियो था काफ़ी अच्छा मेंटेन हो गया था अच्छी एकेडमिक्स के कारण। उसी के बेस पे जो हमें आगे इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ मिली या हमें जो हमारा पोर्टफोलियो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ, और जो यहाँ के करिकुलम है, जो कि बहुत अच्छा करिकुलम मैं मानता हूँ, क्योंकि इसमें जो एक्स्ट्रा बट इम्पॉर्टेंट जो सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं स्टडी के साथ साथ, तो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं आगे लाइफ में। अगर आप बात करो अकेली एकेडमिक्स के साथ, तो कुछ चीज़ें होती हैं जो कि आपको फ्यूचर में फिर वो पॉसिबल नहीं होती बिना एक्स्ट्रा और इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स के, जैसे कि सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी एंड कंप्यूटर स्टडीज़, इन्वायरमेंटल स्टडीज़, कम्युनिकेशन स्किल्स। तो ये चीज़ें हैं जो इस यूनिवर्सिटी को थोड़ा यूनिक और वैल्यूएबल बनाती हैं। मनप्रीत आपको कैसा लगा? मतलब कॉलेज का कितना रोल रहा है आपकी लाइफ में?
काफ़ी बड़ा रोल रहा है। मुझे जो ये आज कॉन्फिडेंस मिला है कि मैं एक पेशेंट के साथ अच्छी तरह से डील कर सकूँ, वो कॉलेज से ही स्टार्ट हुआ है। जब हम कॉलेज में प्रेज़ेंटेशंस देते होते थे, है ना? तो मोटिवेशन आता था कि हाँ, हम इतने सारे लोगों के साथ बोल रहे हैं। तो वहाँ से कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ कि हाँ, हम भी ये कर सकते हैं। और जब हम यहाँ पे सेमिनार्स होते थे, जब डॉक्टर्स आते थे बाहर से, तो हम उन्हें देखते थे कि हाँ, ये कितना अच्छा स्पीच दे रहे हैं। तो आज मुझे वही सेम फ़ील करके हुआ कि हाँ, मैं भी उन्हीं के स्टेज को शेयर कर रही हूँ और उन्हीं की तरह स्पीच दे रही हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा आज। तो एज आप लोग फिजियोथेरेपिस्ट हो और आपने अभी बताया कि कोविड के टाइम पे जो मतलब कोविड से पहले एआई इतना नहीं यूज़ होता था, लोग अपना ब्रेन यूज़ करते थे, मशीन से इतना डिपेंडेंट नहीं थे लोग। लेकिन उसके बाद जब सब लोग मशीन्स पे डिपेंडेंट होने लगते हैं, हम लोग भी चैट जीपीटी समटाइम्स हम भी करते हैं, तो उसमें आपको क्या लगता है कि फिजियोथेरेपिस्ट कितना यूज़फुल है? ओके, सो इसको मैं ऐसे एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि जैसे आपकी ह्यूमन बॉडी है, अगर आप चाहते हो कि वो अपनी अच्छी एफिशिएंसी के साथ वो वर्क करे, तो उसमें मूवमेंट रहना बहुत ज़रूरी होता है। अब जैसे कि सारा डिजिटल एरा हमारा जो डेवलप हो रहा है, हम मोस्टली उस पे डिपेंडेंट हो रहे हैं, चाहे फिर आप वो मेंटली लगा लो, चाहे फिजिकली, तो हम पहले से ही चलो हाँ, जैसे पिछली 21st सेंचुरी से ही थोड़ा फिजिकल जो वर्क है वो कम हो रहा है, और अभी थोड़ा एआई के आने से थोड़ा मेंटली काम जो है थोड़ा कम हो गया है, तो उसकी वजह से आपकी मेंटल और जो फिजिकल हेल्थ है वो दोनों पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट आ रहा है। अब इसमें जो फिजियोथेरेपी है वो आपको इस तरह हेल्प कर सकती है कि आपको एक्सरसाइजेस कुछ बाकी प्रोटोकॉल्स के माध्यम से आपको जो है कि प्रॉपर फंक्शनिंग में रखेगी, आपकी फिजिकल एक्टिविटी उससे होती रहेगी। और मेंटली तो देखो फिर उसके लिए आपको अलग जो स्ट्रीम्स हैं उसके लिए वो साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकेट्रिस्ट उस चीज़ के लिए काम कर रहे हैं, तो वो हमारा फील्ड नहीं है। फिजिकली हम काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं, और फिजिकल मूवमेंट के साथ भी जो आपका ब्रेन है उसकी जो ऑक्सीजन कंजप्शन है वो इंक्रीज़ होती है, उससे आपके ब्रेन में भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस आते हैं अगर आप मूवमेंट में रहते हो अपने डेली लाइफ में। और बीइंग अ फिजियोथेरेपिस्ट मैं बहुत लकी फील करता हूँ कि जो हमारा फील्ड है वो फिजिकल वर्क पे डिपेंडेंट है, वो स्किल बेस्ड प्रोफेशन है, उसमें थ्योरेटिकल या कह लो कि कंप्यूटर बेस्ड थोड़ा काम कम है। तो हमारी भी फिजिकल एक्टिविटी रहती है, और हमारी जो बॉडी है जो काफ़ी अच्छे से काम करती है। हमें बाकी लोगों की तरह जैसे आईटी फील्ड के लोगों में काफ़ी दिक्कतें आती हैं, नेक पेन एंड ओबेसिटी या बाकी जो आपकी जनरल प्रॉब्लम्स हैं, तो उससे हम कुछ हद तक बचे हुए हैं। मतलब एक जैसे बैठ के काम करना, स्पोर्ट्स में भी, स्पोर्ट्स के तो लगा लो थोड़ा बहुत एक्टिविटी होती रहती है, लेकिन आपने जैसे बात की है आईटी की, तो आईटी में क्या होता है कि सारा टाइम लैपटॉप्स पे बैठे रहना, एक ही जगह बैठ के काम करना, फिर 24 घंटे एक ही जगह पे बैठे रहना, तो उसमें क्या लगता है कि बॉडी को सबसे ज्यादा क्या जरूरत होती है एज अ फिजियोथेरेपिस्ट? जब आप एक लंबे टाइम तक बैठ रहे हो, आपकी प्रोलॉन्ग सिटिंग है, तो आपके जो पोस्चरल चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं बॉडी में। राउंडेड शोल्डर हो गए, लोअर बैक पेन आपको आना स्टार्ट हो जाता है क्योंकि मसल स्टिफ हो जाती है, उनकी कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है ना? तो फिजियोथेरेपिस्ट का यही काम है कि आपको गाइड करना, आपको एर्गोनॉमिक्स आपकी सही करना, कि आप किस तरह से ब्रेक ले लेके बीच में एक्सरसाइजेस करो और अपनी बॉडी को ज़्यादा बेटर रखो, ताकि आपको इन फ्यूचर वो दिक्कतें जो अभी सिम्टम्स हैं वो एक कंडीशन ना बने या फिर एक डिसेबिलिटी ना बने, तो उससे पहले आप उसकी स्टेज 1 पर ही उसको क्योर कर लो। हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं ये, जिनके ऑलरेडी राउंडेड शोल्डर्स हो चुकी हैं, उनको सर्वाइकल पेन हो रहा है, पेन रेडिएट हो रहा है आर्म्स में, तो उसी में ही फिजियोथेरेपी हेल्प करता है। उनको पोस्चरल गाइडेंस देते हैं हम कि आपको अगर है, सपोज आपकी 2 घंटे की सिटिंग है, तो आप ट्राई करो उसमें 15 मिनट का ब्रेक लो, 15-15 मिनट के बाद ब्रेक लो, एक शॉर्ट ब्रेक 1-2 मिनट का, उसमें नेक स्ट्रेचेस वगैरह करो। ये सब आप छोटी-छोटी डिटेल्स लगती हैं, बट अगर आप इसको फॉलो करते हो तो ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होती हैं। ओके, तो मेरा एक लास्ट क्वेश्चन, अगर आप अपने कॉलेज वाले यंगर वर्जन से मिलते, ओके, वही वाला वर्जन जिस टाइम आप कॉलेज में आए थे, तो आप अपने उस वर्जन को क्या बोलना चाहोगे, क्या कहना चाहोगे? मैं उस वर्जन को कहना चाहूँगा कि भाई इधर उधर घूमना बंद करके थोड़ा बिजनेस स्टडी की तरफ, थोड़ा फाइनेंस जो आपकी लिटरेसी है उसकी तरफ थोड़ा ध्यान दे, कि ये दोस्त किसी काम नहीं आने वाले बाद में। तो वो थोड़ा है कि मैं अपने आप को एडवाइस दूंगा। और रही बात जो इस टाइम जो मेरे को सबसे ज़्यादा लगता है कि जो मेरा लॉकडाउन
एरा था जो मैंने सबसे ज़्यादा वेस्ट किया है। वो मैंने वेब सीरीज़ देखने में, गेम्स खेलने में अपना वेस्ट कर दिया। और तो वो मैं अपने आप को एडवाइस देता कि जो आपका फ्री टाइम है उसमें आप बुक रीडिंग्स वगैरह, या जो फेमस, जो आपके सक्सेसफुल पीपल्स हैं या जो पर्सन्स हैं, आप उनका जो वो है पॉडकास्ट सुनो। तो वो मैं एक एडवाइस देना चाहूँगा, बिकॉज वो रियल नॉलेज होती है जो कि आपको दुनियादारी में नहीं मिलेगी। मैम आप? मैं अपने आपको यही एडवाइस देना चाहूँगी कि मनप्रीत थोड़ा सा एंजॉय कर ले। ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर कम मार्क्स भी आएंगे कोई नहीं आगे जाके पूछने वाला। बट हाँ, इतना सा पढ़ लो कि पास हो जाए। वो वाली But- कमी मैंने पूरी की है, एंजॉय करने वाली। बट एंजॉय कर ले, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा पढ़ती थी, पता नहीं। उसको हैंग आउट किया मैंने। मेरा एक आखिरी सवाल कि अगर आप दोनों से ये पूछा जाए कि आप फिजियोथेरेपी प्रोफेशन ना चुन के कोई दूसरा प्रोफेशन चुनते तो आप कौन सी प्रोफेशन चुनते? मैं अगर चुनता या तो आपका मल्टीमीडिया चुनता, या फिर मैं आता कंप्यूटर साइंस में, बिकॉज मेरे को इन 2 चीज़ों का भी थोड़ा ज़्यादा क्रेज़ है। ओके, इसके अलावा मैंने कभी किसी और फील्ड का सोचा भी नहीं है। नाम आप? मैं शायद टीचर होती। वो एक बच्चों As को- expected. बच्चों को डांटने वाली कि बच्चों को प्यार से पढ़ाने वाली? बच्चों को बहुत प्यार से अच्छी तरह से गाइड करने वाली, पढ़ाने। अगर उनको गाइड करने के लिए डांटना भी पड़ रहा है तो ज़रूर डांटूंगी भी, बट हाँ, गाइड प्रॉपरली कर सकूँ कि ताकि जो मैं नहीं अचीव कर पाई वो अचीव कर। बट वो ऑप्शन अभी भी जिंदा है। हाँ, वो भी मैं करूँ, मे बी। मेरे वाले ऑप्शन मर चुके हैं। ज़्यादा बड़े बच्चों को पढ़ाना पसंद नहीं है, मतलब, और ना ही ज़्यादा छोटे, मतलब बीच में मिड एज टीनेज पे बच्चे होते हैं जो उन्हें पढ़ाना अच्छा लगता है। एक लास्ट मैसेज जो आज हम यंगस्टर्स को देना चाहोगे? मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि आप लाइफ को अच्छे से एंजॉय करो, टाइम वापस नहीं आएगा। हमसे तो कोविड ने टाइम वो छीन लिया, हमारा जो कॉलेज लाइफ थी जिसमें हमने एंजॉय करना था, जो हमारे मिड सेमेस्टर्स होते हैं, क्योंकि फाइनल में तो थोड़ा सीरियस होना पड़ता है। तो जो मिड सेमेस्टर्स हैं उसमें आप थोड़ा फोकस करो अपनी स्टडीज़ पे भी और अपने थोड़े एंजॉयमेंट में, और ट्राई करो कि आप जो रियल वर्ल्ड नॉलेज है उसको गैदर करो। आप पॉडकास्ट वगैरह सुन सकते हो, या जैसे आप ये बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हो रेडियो पंजाब सीयू की तरफ से, तो आप उस पर भी लोगों का एक्सपीरियंस सुन सकते हो, और आप अलग अलग तरह की बुक्स पढ़ सकते हो। तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा आपके करियर में भी। मैम आप? मैं ये एडवाइस करना चाहूँगी कि प्लीज़ नशों से दूर रहो, चाहे वो किसी भी टाइप के। अगर आपका फ्रेंड कह रहा है कि नहीं आज पार्टी है तो ड्रिंक कर ले, वो भी मत करो, क्योंकि एक बार आपको आदत पड़ गई, आपको स्टार्टिंग कर दिया आपने, तो कब वो आपकी एडिक्शन बन जाए आपको भी नहीं पता। तो मैं आजकल बहुत यंगस्टर्स में ये ट्रेंड देख रही हूँ कि स्मोकिंग करना, सुटा करना, ये सब ट्रेंड बन चुका है आजकल। आजकल जो यंगस्टर्स है वो ऑनलाइन गेम से भी एडिक्टेड हो रहे हैं। हाँ, ये एडिक्शंस दूर रखो अपनी, हम्म। और अपने काम पे फोकस करो, रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस लो, जैसा कि सर ने कहा। मस्ती करो। मस्ती भी करो, बट उसके साथ साथ पढ़ाई भी बहुत जरूरी है, तो ही आपके पास आगे जाके पैसा होगा। बाद में चाय कब- ठंडी हो जाती है। कब तक अपने पेरेंट्स से पैसे लेते रहोगे? तो ये थी आज की कहानी, यादों से भरी हुई। वक्त बदलता है, लोग बदलते हैं, पर कॉलेज के दिन दिल की डायरी में हमेशा सेफ रहते हैं। इसी मुस्कान के साथ लेते हैं इज्जत, मिलते हैं जल्दी ही। आप सुन रहे हैं रेडियो पंजाब 90.2। मैं थी आपके साथ आरजे पलक, और मैं थी आपके साथ आरजे अनुषा। जशन पंजाबी, जशन पंजाबी।